नमस्कार दोस्तों। सीशिप 3.1 का नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूपीएस एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर का डिस्कस किया पूरा डेप्थ में कि उसका ड्यूटी कैसा होना चाहिए। वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं तो कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, और उसका मेन ड्यूटी क्या है बिफोर वेल्डिंग, आफ्टर वेल्डिंग एंड रनिंग वेल्डिंग के क्या क्या ड्यूटीज़ होता है, उसको क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसका पूरा डेप्थ में हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 है वो टर्म एंड डेफिनेशन के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया कि भाई कैसा वेल्डिंग होना चाहिए, ग्रूव कैसा होना चाहिए, कौन सी थिकनेस में कैसा ग्रूव होना चाहिए, और हमारा वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग कैसे होता है, उसका हीट अफेक्टेड जोन कितना होता है, फ्यूजन लाइन किसको बोलते हैं, टोय किसको बोलते हैं, रूट किसको बोलते हैं, और रूट में पेनिट्रेशन कैसा होता है, वो सब चीज़ के बारे में हम टर्म्स एंड डेफिनेशन में डिस्कस किए। वेल्डिंग इनपरफेक्शन एंड मटेरियल इंस्पेक्शन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं, 40% सीस्विप 3.1 एग्जाम देते हैं, 148 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, और टोटल मिला के जिसमें पांच पेपर है। 5 पेपर में से पहला पेपर है जनरल, दूसरा स्पेसिफिक, तीसरा हमारा मैक्रो, और चौथा है आपका पाइप का प्रैक्टिकल, और पांचवा है प्लेट का प्रैक्टिकल। ठीक है, ये 5 पेपर है, पांचों में मिला के 148 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पैसे की बात करते हैं तो 1 पॉइंट अभी टीडब्ल्यूआई ने फीस रिड्यूस किया है, 1.06 लाख, मतलब 1,06,000 अभी रिड्यूस करके उतना फीस बन गया है। तो उसके हिसाब से प्लस आपका इंस्टीट्यूट में जो देते हैं वो अलग, लेकिन आप यहाँ पे 1,06,000 में एग्जाम कवर करने के टाइम पे 148 क्वेश्चन आते हैं, और 148 क्वेश्चन में से 40% 40% चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 17 वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील, ये दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से करना चाहिए जो लोग सीसी 3.1 एग्जाम दे रहे हैं उसको। पहले क्या था, एनडीटी लेवल 2 कंपलसरी था, कुछ 4 साल 5 साल पहले की बात है। वहां पे तभी आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट में एंट्री मिलता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको सीसी 3.1 मोस्टली चाहिए। मैं मोस्टली बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंपलसरी। कभी कुछ कुछ कंपनी अभी भी अवेयर नहीं है तो अभी सीसी 3.1 के हिसाब से नहीं लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी तक मोस्टली ऐसा हो गया है कि सीसी 3.1 है तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, आपको सैलरी स्केल भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया पूरा डेप्थ में कि इम्पैक्ट प्रॉपर्टी में कैसे इम्पैक्ट टेस्ट होता है, कैसे हार्डनेस होता है। हार्डनेस के 3 टाइप है, वो विकर हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस और ब्रिनल हार्डनेस। वो तीनों में क्या क्या डिफरेंट है और वो कैसे कैसे यूज होता है। और हमने डिस्कस किया टेंशन टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट कैसे होता है, टेंसाइल टेस्टिंग कैसे होता है, उसमें क्या क्या डक्टिलिटी कैसे मेजर करते हैं, वो सब चीज के बारे में डेप्थ में गए। और बैंड टेस्ट के बारे में हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया, साइड बैंड, रूट बैंड, फेस बैंड और लॉन्जिट्यूडनल बैंड टेस्ट, और कितना थिकनेस में कैसा हमको बैंड टेस्टिंग करना चाहिए उसके बारे में हमने डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में पूरा डेप्थ में गए। अभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डब्ल्यूपीएस एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन चैप्टर नंबर 6। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आप पास होने में आपको सपोर्ट मिले। यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर नंबर 6 जनरल। वेन यहाँ पे ये जो पहला है, जब हम प्रेशराइज्ड कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें हम वेल्डिंग मारते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं, तो उसमें एसेंशियल ये है कि आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर मिलना चाहिए। आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, आपको वेल्डिंग का साउंडनेस प्रॉपर नहीं मिलेगा, तब आपका जॉइंट फेल होने का चांसेस है, आपको वहां पे ब्लास्ट होने का चांसेस है, या फिर टूटने का चांसेस है, बहुत सारे लोगों का जान जाने का चांसेस है। इसके लिए आपको डेमोस्ट्रेट करना चाहिए, प्रॉपर्टी डब्ल्यूपीएस को डेमोस्ट्रेट करना चाहिए, वेल्डर को क्वालिफाई करना चाहिए, वो सब चीज होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ द वेल्डिंग अचीव्ड बाय द मीनिंग ऑफ द डब्ल्यूपीएस, आपको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल वेल्डिंग मारना है तो वो आपको डब्ल्यूपीएस के हिसाब से ही अचीव होगा। वो एक डब्ल्यूपीएस कैसा एक रिटन प्रैक्टिस है लिखा हुआ, जिसमें कुछ वेल्डिंग कंडीशन मस्ट हम दिखाते हैं, और उसका प्रॉपर्टी हम जनरली इंश्योर करते हैं कि हाँ ये डब्ल्यूपीएस है, मतलब हमारा इसके हिसाब से मारेंगे तो हमारा प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से मिलेगा, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कांड नहीं होगा, कोई ब्लास्टिंग नहीं होगा, कोई सॉरी ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग डब्ल्यूपीएस को जनरली इसके हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम पीक्यूआर प्रेजेंट करते हैं। पीक्यूआर में हम मैकेनिकल टेस्ट करते हैं, इंपैक्ट टेंसर जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट है, बैंड टेस्ट, साउंड वेव, विजुअल, आरटी, यूटी, वीटी, एमटी,
प्रॉपर्टी जो भी है पीक्यूआर में, उसके बाद हम डब्ल्यूपीएस बनाते हैं, ताकि वो डब्ल्यूपीएस पीक्यूआर अगर सेटिस्फाई होता है, हमारा रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो भी डिजाइन है, डिजाइन का हमने बनाया है उसके हिसाब से हम पीक्यूआर बनाते हैं, तभी पीक्यूआर अगर सेटिस्फाई होता है उसके हिसाब से हम डब्ल्यूपीएस बनाते हैं। तो वो डब्ल्यूपीएस के हिसाब से अगर हम काम करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेंगे, तब हमको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी मिलेगा, वरना उसके हिसाब से नहीं मिलेंगे, अंधाधुंध वेल्डिंग मारेंगे तो कभी भी कोई भी जॉइंट फटने का चांसेस होता है और कभी भी कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, तब कांड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Although the WPS is the shop floor document and instruction of the welder। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वेल्डर लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड जो होता है उसमें वेल्डर कंपलसरी इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्ट होता है। मैं देखा है बहुत सारी इंडियन कंपनीज में मैं इंस्पेक्शन किया है, वेल्डर को तो पता ही नहीं होता है डब्ल्यूपीएस क्या है, वो तो पूरा टोटली गलत है। वेल्डर को मस्ट पता होना चाहिए डब्ल्यूपीएस क्या है, वेल्डर के पास मस्ट डब्ल्यूपीएस होना ही चाहिए। लेकिन हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज में मैं देखा है कि बहुत सारे लोग कम डब्ल्यूपीएस यूज करते हैं, वेल्डर को तो पता ही नहीं होता है, वेल्डिंग इवन वेल्डिंग इंस्पेक्टर को पता नहीं होता है कि डब्ल्यूपीएस कहाँ है। हम लोग उसके टीपी एज अ टीपीआई हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो मांगते हैं भाई तुम्हारा डब्ल्यूपीएस दिखा, तो उसको करीबन आधा घंटा लग जाता है खाली डब्ल्यूपीएस निकालने में। आप सोचो कितना यहाँ पे अवेयरनेस कम है, तो हम लोगों को अवेयरनेस लाना पड़ेगा। डब्ल्यूपीएस जो है वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर को तो डायरेक्शन देता ही है, लेकिन वेल्डर को भी डायरेक्शन देता है और इंस्ट्रक्शन देता है, तभी गल्फ कंट्रीज में सभी वेल्डर के पास डब्ल्यूपीएस कंपलसरी होता ही है। अगर कोई भी वेल्डर के पास डब्ल्यूपीएस नहीं होता है तो टीपीआई आएगा और चेक करेगा, वो वेल्डर एलोकेट किया रहता है वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए। 10 से 15 या 20 जो भी है XYZ, अगर शॉप एक्टिविटी है तो 15 वेल्डर रहता है एक इंस्पेक्टर के नीचे। अगर आरामको की बात करें तो ऑन जॉब पे साइट कंडीशन रहता है, तो उसमें 10 वेल्डर का नाम के साथ नंबर के साथ डिसाइड होता है कि ये 10 वेल्डर जो है वो ये वेल्डर इंस्पेक्टर के नीचे है, और उसी में से वो वेल्डर को पकड़ेंगे। और कोई टीपीआई पकड़ता है उसके पास डब्ल्यूपीएस नहीं होता है, तो वो वेल्डर के ऊपर तो एक्शन होता ही है, लेकिन वेल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर भी एक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे तो सब चलता है, सब चलने का वर्ड यूज होता है, इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये हमको नहीं करना चाहिए, हमको अवेयरनेस लाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे डब्ल्यूपीएस है वो शॉप फ्लोर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्डर को भी करता है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर को भी बताए, और दोनों फेमिलियर होना चाहिए। वेल्डर भी फेमिलियर होना चाहिए और वो भी अंडरस्टैंड होना चाहिए डब्ल्यूपीएस, और वेल्डिंग इंस्पेक्टर को भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डब्ल्यूपीएस कैसे होता है, क्या होता है, वो सब चीज के बारे में वेल्डिंग इंस्पेक्टर को वेल्डर को पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। In industrial practice, the use of the qualified WPS most application industrial practice to use। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोग ब्लफ करते हैं। कुछ कुछ कंपनियां जो नई कंपनी है वो क्या करती है, किसी और कंपनी का डब्ल्यूपीएस चुरा लेते हैं, किसी और कंपनी का अपना फ्रेंड है, यार तू मेरे को डब्ल्यूपीएस भेज दे, मुझे डब्ल्यूपीएस बनाना है। वो सब चीज गलत है। हाँ, आप रेफरेंस ले सकते हैं, आप उसने क्या क्या डेटा यूज किया वो आप जस्ट आंखों के नीचे से पास कर सकते हैं कि हाँ उसने ऐसा ऐसा डेटा लिया था, हम भी ऐसा लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, हमारा डिजाइन का ये रिक्वायरमेंट है, हमारा कोड का ये रिक्वायरमेंट है। कोड को साथ में रखना है, पुराना डब्ल्यूपीएस भी आप रख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से डिजाइन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटा ले सकते हैं, लेकिन आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं ले सकते। मैं एग्जांपल के तौर पे एलएनटी है और रिलायंस का कॉपी पेस्ट, ठीक है एलएनटी तो वो स्टैंडर्ड कंपनी है, मैं रिलायंस में काम कर रहा हूं, मैं एलएनटी का ही पूरा कॉपी पेस्ट मार लेता हूं, टोटली गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मोस्ट एप्लीकेशन कंडीशन में डब्ल्यूपीएस क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और हमने सेक्शन 9 जो किया था उसमें भी क्लियर वर्ड था, आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं ले सकते, आपको कंपलसरी डब्ल्यूपीएस क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। अभी दूसरी बात, वेल्डर को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, एलएनटी का वेल्डर क्वालिफाई है तो रिलायंस कंपनी में मैं उसको इंटरव्यू करके ले लिया रिलायंस के अंदर, ठीक है एलएनटी में क्वालिफाई है ना तो क्वालिफाई आ जा, ऐसा होता ही नहीं है, ये सब टोटली गलत है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है, वो गलत बात है, आपको ऐसा इंप्रूव करना चाहिए। कोड भी जनरली इसको मना करता है कि आपको डब्ल्यूपीएस कंपलसरी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वेल्डर को भी कोई दूसरी कंपनी से अपनी कंपनी में आता है तो उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसको बिना क्वालिफाई करके आप रख नहीं सकते हैं, और तो डायरेक्टली आप लेके फिर उसको तुरंत प्रोडक्शन वेल्डिंग में यूज नहीं कर सकते, टोटली गलत है। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। वेल्डिंग प्रोसीजर यूजली क्वालिफाइड बाय द मेकिंग द टेस्ट वेल डेमोस्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ द सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट। ओके,
अभी यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वेल्डिंग प्रोसीजर अब जब हम यूजली क्वालिफाई करते हैं, जब उसको क्वालिफिकेशन करते हैं, तब क्लाइंट और एंड यूजर या मैन्युफैक्चरर है उसको विटनेस करना कंपलसरी है। सेक्शन 9 में भी हमने बोला था कि हम यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन स्टैंडर्ड में भी क्लियर लिखा है कि क्लाइंट और एंड यूजर को वो एप्लीकेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। और सेक्शन 9 में भी हमने डिस्कस किया था, जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरर डब्ल्यूपीएस बनाता है तो जिसने ऑर्डर दिया है वो एंड यूजर, वो भी डब्ल्यूपीएस क्वालिफाई करना, सॉरी विटनेस करना चाहिए। अदरवाइज वो किसी को हायर करता है तो वो जनरली रिव्यू या सॉरी विटनेस करना चाहिए, वो तो कंपलसरी बात है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, ठीक है यार मैं आते रिव्यू कर देता हूँ, चलेगा तू कर ले तुम्हारे हिसाब से, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 9 में भी ऐसा लिखा है, यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड में भी लिखा है। डब्ल्यूपीएस क्या करता है, जनरली मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको डेमोस्ट्रेट करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, हमने आगे के चैप्टर में डिस्कस किया कि हमारा वेल्ड मेटल के ऊपर जो इफेक्ट करता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इम्पैक्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, फिर हमारा बैंड टेस्ट, वो सब चीज मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, वो हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए एज अ पीक्यूआर में। और पीक्यूआर में क्वालिफाई होता है तभी हम डब्ल्यूपीएस में वो चीज लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा एग्जाम्पल के तौर पे -20 डिग्री में मेरा एक प्रेशर वेसल है, ठीक है, और मेरे पास पीक्यूआर है, वो मैं बना रहा हूँ वही सेम मटेरियल सेम, देखो आपको पीक्यूआर बनाना है, सेम ग्रेड सेम मटेरियल और सेम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, उसी के हिसाब से पीक्यूआर बनाना पड़ेगा। आप वो थिकनेस का टेम्परेचर का वो चीज सब लिया, ठीक है, आपने वेल्डर को वेल्डिंग मारने के लिए बोला, एक पीक्यूआर का टेस्ट पीस प्रिपेयर किया, टेस्ट पीस प्रिपेयर करने के बाद उसमें वेल्डर को मरवाया, मरवाने के बाद फिर हम विजुअल इंस्पेक्शन किया, एमटी आरटी यूटीवीटी जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर्टी किया, उसके बाद हम उसको मैकेनिकल टेस्ट में डालते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में डालते हैं, इंपैक्ट प्रॉपर्टी में। इंपैक्ट प्रॉपर्टी में हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे हमारा डिजाइन टेम्परेचर -20 डिग्री है, लेकिन हम लोग पीक्यूआर करवा रहे हैं -15 डिग्री तक, और हमारा -15 डिग्री तक पास हो जाता है, फिर हम क्या जल्दी जल्दी बना देते हैं डब्ल्यूपीए, लेकिन वो -20 डिग्री में भी फेल होने का चांसेस है, क्योंकि हमारा माइनस पीक्यूआर जो बनाया -15 डिग्री तक ही बनाया, हमको -20 तक हमारा रनिंग कंडीशन है, तो हमको यहाँ पे फेल होने का चांसेस है। तो हमको डिजाइन के हिसाब से मैकेनिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे -20 है तो -21 लेना चाहिए या -20 तक लेना चाहिए, जो भी है हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, और हमारा जो वेल्डिंग मारा है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन वेल्ड मेड अकॉर्डेंस विद द वेल्डिंग कंडीशन सिमिलर 2000, देखो प्रोडक्शन वेल्ड जब हम मारते हैं तब वेल्डिंग कंडीशन जो है वो सिमिलर डब्ल्यूपीएस के हिसाब से होना चाहिए। आप डब्ल्यूपीएस के हिसाब से उसको बनाते हैं, उसके हिसाब से फिट फ्रॉम प्रॉपर फिट ऑफ देयर इंटेंडेड पर्पज, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से। हम अभी मैंने डिस्कस किया कि -20 डिग्री का हमारा प्रेशर वेसल बनाना है, तब हमको पीक्यूआर को -20 तक ही क्वालिफाई करना चाहिए। मतलब ज्यादा करेंगे तो वेल एंड गुड, प्रॉब्लम नहीं है, -30 -35 ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम हमारा -20 तक तो वो पीक्यूआर को इम्पैक्ट प्रॉपर्टी होना ही चाहिए। अगर नहीं है तब हमारा वो फिट फॉर देयर इंटेंडेड पर्पज जैसा लिखा है यहाँ पे कि भाई हमारा वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा तो कांड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। और फिगर 1 में डब्ल्यूपीएस कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूरा डेप्थ में दिया है, और सेक्शन 9 में भी मैं बताया था रहता है उसका स्टैंडर्ड डब्ल्यूपीएस का फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे भरना चाहिए, वो सब चीज डेप्थ में दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं डब्ल्यूपीएस रिकॉर्ड नंबर, पहला रिकॉर्ड नंबर है, डेट है कौन सी डेट में क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद क्वालिफाइड टू कौन से स्टैंडर्ड से है, यहाँ पे अगर यूरोपियन है तो यूरोपियन स्टैंडर्ड लिखा है, कंपनी नेम TWI लिमिटेड, एग्जांपल के तौर पे खाली TWI ने अपना नाम लिख के बनाया है एक डब्ल्यूपीएस। उसके बाद सपोर्टिंग पीक्यूआर कौन सा यूज किया है वो लिखा है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, मटेरियल एंड जॉइंट क्वालिफिकेशन। मटेरियल एंड जॉइंट क्वालिफिकेशन क्या होता है, मटेरियल जॉइंट क्वालिफिकेशन जैसे कि ये सब एसेंशियल वेरिएबल है, और एसेंशियल सप्लीमेंट्री और नॉन एसेंशियल वेरिएबल पूरा डब्ल्यूपीएस में कंपलसरी क्वालिफाई होना ही चाहिए, सब चीज लिखना ही चाहिए। और पीक्यूआर में आप एसेंशियल वेरिएबल नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन डब्ल्यूपीएस जो बनाते हैं तब आपको वो लिखना ही चाहिए। ये सब चीज यहाँ पे दिखाया है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है और पोजिशन कैसा होता है, फिलर मेटल का क्या है, वो सब चीज डेप्थ में दिखाया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी वेल्डिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, वेल्डिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रोसीज्यूर स्पेसिफिकेशन, ओके उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड हैव मेड द डेवलप द गिव द कंप्रेंसिंग अबाउट
वो क्या कहता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड भी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड भी है। सीस्विप 3.1 है वो पूरा यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आपको माइंड में ये रखना चाहिए कि अभी हम जो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज अमेरिकन स्टैंडर्ड में अलग है, जो हमने लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 9 में कवर किया है। हमारा पहला ही वीडियो जब से हमने स्टार्ट किया है तभी हमारा पहला वीडियो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड का सेक्शन 9 का है, और सेक्शन 9 हमने पूरा लाइन बाय लाइन फिनिश किया है, बहुत सारे आवर्स किए, करीबन 25 आवर्स तक हमने पूरा डिस्कस किया है सेक्शन 9, पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ हाउ अ वेल टेस्ट पीस मस्ट बी मेड द डेमोस्ट्रेट द जॉइंट प्रॉपर्टी। आपको जॉइंट प्रॉपर्टी है वो कैसे डेमोस्ट्रेट होता है, वो मस्ट जो डेमोस्ट्रेट होता है उसके बारे में भी डेप्थ में ये दोनों चीज देता है। हाउ द जॉइंट टेस्ट पीस आर टेस्टेड, कैसे आपको टेस्ट करना है, हमने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पूरा डिस्कस किया, आगे के चैप्टर में वो भी हमने डिस्कस किया है। व्हाट वेल्डिंग डिटेल नीड टू बी इंक्लूडेड इन डब्ल्यू, क्या क्या वेल्डिंग डिटेल हमको चाहिए उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और रेंज क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हमको डेप्थ में पता होना चाहिए। और जो रेंज वैसे ही सेक्शन 9 में हमने किया है, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड में भी कुछ अलग है, उसके बारे में कहाँ पे ये सब चीज लिखा है, ये सब लिखा है प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाई 3 रिक्वायरमेंट। पहला है EN ISO 15614 जो है वो स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन वेल्डिंग प्रोसीजर फॉर मेटालिक मटेरियल वेल्डिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको कोड याद रखना है। उसमें पार्ट 1 जो है ये आपको क्वेश्चन आएगा, ये पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगा, नीचे ISO ऑप्शन दिया जाएगा, EN ISO 15614 ऐसा करके 4 आगे कर देगा, 1 पीछे कर देगा, 6 आगे कर देगा, तो आपको 15614 जो है स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर फॉर द मेटालिक मटेरियल वेल्डिंग प्रोसीजर टेस्ट, ऐसा करके आपको याद ही रखना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। टोटल ये चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीस्विप 3.1 एग्जाम के लिए, तो आपको ये सब चीज याद रखना है। पार्ट नंबर 1 जो है वो जो है पार्ट नंबर 1 वो आर्क एंड गैस वेल्डिंग स्टील ऑफ आर्क वेल्डिंग निकल एंड निकल अलॉय के लिए है पार्ट 1, और दूसरा पार्ट 2 है वो देखो, पहला जो है आर्क एंड गैस वेल्डिंग ऑफ स्टील एंड आर्क वेल्डिंग निकल एंड निकल अलॉय के लिए, लेकिन पार्ट 2 है वो एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय के लिए है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करें तो सेक्शन 9 जो है वो पूरा वेसल एंड पाइप वर्क के लिए है और प्रेशर सिस्टम के लिए है। उसमें भी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो AWS D1.1 है, और स्ट्रक्चर में वो स्टील की बात करें D1.1, और अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो AWS 1.2 है। ठीक है, इसके बारे में हम ही ऑलरेडी समझा चुके हैं, पूरा लंबा सेशन लिया है, तो आप आगे के सेशन देखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वालिफिकेशन प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन प्रोसेस फॉर वेल्डिंग प्रोसीजर, तो आपको क्वालिफिकेशन कैसे करना है उसके बारे में डेप्थ में अभी हम जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको जॉइंट प्रॉपर्टी को डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो डेटा है वो पूरा आपको पता होना चाहिए, WPS में क्या क्या डेटा लिखना है उसके हिसाब से, और सम अल्टरनेटिव वेज कैन रिटर्न द WPS। जब आप WPS रिटर्न करने बैठते हैं तो आपके पास कुछ अल्टरनेटिव वेज का ऑप्शन दिया गया है यूरोपियन स्टैंडर्ड में, वो आप एडॉप्ट द स्टैंडर्ड ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर, कहां से, क्वालिफिकेशन बाय एडॉप्टेड बाय स्टैंडर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर से वहां से आप एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या WPS का फॉर्मेट, WPS कैसा बनाना है वो एडॉप्ट ले सकते हैं। और दूसरा है हमारा ओके, उसी में थोड़ा देख लेते हैं, टेस्ट वेल्ड प्रीवियसली क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट बाय अदर मैन्युफैक्चरर। आप खाली एडोप मतलब ले सकते हैं, उसमें पूरा आप जनरली उसको एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हाँ भाई इसने ऐसा मारा था तो ऐसा हम ले सकते हैं, इसने मारा था तो हम उसको लेके डेमोस्ट्रेट करते हैं वहां पर, लेकिन डेमोस्ट्रेट तो आपको करना ही है। ठीक है, आप भले ही उसका आप लेंगे उसका WPS रेफरेंस के लिए, लेकिन आपको रेफरेंस किधर भी डालना नहीं है। आप ऐसा लिखेंगे कि मैं थर्मेक्स का WPS यूज किया, LNT का WPS यूज करके मैं मेरी कंपनी का बनाया, रिलायंस का WPS यूज करके मेरी कंपनी का बनाया, ऐसा नहीं लिख सकते आप। खाली जस्ट आपके आंखों के नीचे से पास कर सकते हैं, आप जस्ट देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीड करने के बाद वही आप उसमें हमारा जो WPS हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है वो बना सकते हैं, ऐसा यहाँ लिखा है। ठीक है, एडॉप्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा,
क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस वेल्डिंग एक्सपीरियंस, आपकी कंपनी को प्रीवियस वेल्डिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी आप आगे बढ़ सकते हैं और डब्ल्यूपीएस बना के आप आगे ले सकते हैं। टेबल नंबर जो 1 है उसमें पूरा डेप्थ में दिखाया है कि भाई प्रोसीजर क्वालिफिकेशन जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड में जो टेस्ट मीन्स एंड एएसएमई सेक्शन 8 एडब्ल्यूएस रिक्वायर्ड सीक्वेंस एक्शन इन टेबल नंबर 1। तो टेबल नंबर 1 अभी हम देखेंगे टेबल नंबर 1 में क्या है। ये जो है टेबल नंबर 1 है, सबसे पहले आपको टिपिकल सीक्वेंस ऑफ द वेल्डिंग प्रोसीजर मीन ऑफ द टेस्ट वेल, सबसे पहले आपको वेल्डिंग इंजीनियर को प्रीलिमिनरी डब्ल्यूपीएस बनाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूपीएस सबसे पहले आपको, कोई भी टेस्ट कूपन ले रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर नया है तब भी आपको प्री डब्ल्यूपीएस बनाना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी डब्ल्यूपीएस बनाना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी डब्ल्यूपीएस मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले हाथों से लिखेंगे, अदरवाइज आप किसी और कंपनी का आप एक्सपीरियंस लेके सॉरी किसी और कंपनी का एडॉप्ट करके आप लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको एक टेस्ट पीस बनाना है। टेस्ट पीस बनाने के बाद वो कोई एक वेल्डर को बुलाना है, भाई वेल्डर आजा तो वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर। यहाँ पे लिखा है वेल्डर मेक अ टेस्ट कूपन अकॉर्डेंस विथ प्री डब्ल्यूपीएस। हमको ये जो प्रीलिमिनरी डब्ल्यूपीएस बन गया, देखो प्रीलिमिनरी डब्ल्यूपीएस कैसे बनाना, मैं आपको दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है आपका कंपनी का लास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बनाएंगे, या और दूसरा ऑप्शन है आप कोड के हिसाब से, मतलब वही यहाँ पे लास्ट एक्सपीरियंस कोड के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। और दूसरा है आप किसी और कंपनी का एडॉप्ट ले सकते हैं, किसी और कंपनी। ये मैं पूरा बात कर रहा हूँ, पूरा यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अमेरिकन सोसाइटी का बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ये गौर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप प्री डब्ल्यूपीएस बना दिया लिख के, फिर आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट पीस बनाना है। टेस्ट पीस वेल्डर को बोलेंगे तो वेल्डर बना देगा, फिटर को बोलेंगे तो फिटर बना देगा। एक टेस्ट पीस बनाना है, उसमें ग्रू बनाना है एज पर प्री डब्ल्यूपीएस। प्री डब्ल्यूपीएस में जैसा फिगर दिया है उसी के हिसाब से आपको प्री डब्ल्यूपीएस बनाना है। प्री डब्ल्यूपीएस बनाने के बाद फिर वेल्डर को बोलना है तू रन बाय रन वेल्डिंग मार, फिर वो रन बाय रन वेल्डिंग मारेगा। ऑल चीज आपको लिखना है। पहला रन रूट मारा तो रूट में कितना गैप था, लेंथ विड्थ कितना था, वो सब चीज पहले लिखना है। फिर रूट मारा, रूट का कितना करंट लिया, एम्पियर कितना लिया, रूट के बाद कब कितना कितना इलेक्ट्रोड उसमें यूज किया, वो सब चीज लिखना है। उसके बाद दूसरा पास मारते हैं तो कितना पास खत्म हुआ, कितना लेंथ में वो इलेक्ट्रोड चला, और इसका हीट इनपुट कितना रहा, कौन सा डाया का इलेक्ट्रोड यूज किया, सब चीज आपको वापस लिखना है। हीट रूट में रन बाय रन आपको पूरा का पूरा लिखना है। फाइनल कैपिंग वेल्डिंग जब जो भी है सब चीज लिखने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा है, welder inspector record all welding condition used to make the test coupon called as a run condition। as run condition आपको पूरा लिखना है। an independent examiner और examining body या third party inspector may be requested to monitor the procedure क्वालिफिकेशन। आपको जो इंडिपेंडेंट जो रहता है, जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक एलएनटी है, ठीक है। आपको ऑर्डर मिला है एक रिलायंस का, रिलायंस ने एलएनटी को ऑर्डर दिया है कि मुझे ऐसा वेसल बना दो। फिर क्या हुआ, यहाँ पे एंड यूजर हो गया रिलायंस, हमारा मैन्युफैक्चर हो गया एलएनटी। अभी रिलायंस क्या करेगा, एक थर्ड पार्टी, उसको खुद ना आना पड़े। कभी कभी कैसा होता है, इतना सारा रिलायंस बड़ा कंपनी है, उसको खुद काम करना ना पड़े या खुद किसी वहां पे विटनेस करना ना जाना पड़े, और हम उसको एंश्योरिटी लेने के लिए वो एक थर्ड पार्टी को हायर करेगा। थर्ड पार्टी कौन कौन है इंडिया में, बहुत सारी कंपनियां है। लॉयड है, टीयूवी नॉर्ड है, एचजीएस है, ब्यूरो वेरिटास है, और इंडियन रजिस्ट्रार है, और बहुत सारी कंपनियां हैं थर्ड पार्टी, उसको हायर करेगी, उसको बोलेगी कि आप मेरा प्रोजेक्ट पूरा हैंडल करिए और आप देखिए ऐसा, तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। एग्जामिनेशन अलग से भी, कोई भी एग्जामिनर बॉडी भी अलग से होता है, गवर्नमेंट भी बॉडी रहता है, गवर्नमेंट भी विटनेस करता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे आपको विटनेस करना है, मे बी रिक्वेस्टेड, आपको रिक्वेस्ट करना है, उसको अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। मे बी मतलब रिकमेंडेशन है, कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको करना है तो कर सकता है, लेकिन आपको जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो कंपलसरी, उसके इंस्पेक्टर तो कंपलसरी करना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रन बाय रन चेक किया, फिर वो फाइनल वेल्डिंग हो गया। फाइनल वेल्डिंग होने के बाद सबसे पहले आपको विजुअल एग्जामिनेशन करना है। विजुअल एग्जामिनेशन अगर पास होता है तभी आपको एमटी और पीटी दोनों में से कोई एक चीज करना है, अगर आपको डाउट लगता है तो। एंड दूसरा आरटी और सॉरी
यहाँ पे विजुअल एग्जामिनेशन तो कंपलसरी हो ही गया, देखिए, ठीक है। फिर आपको एमटी और पीटी दोनों में से एक चीज कंपलसरी करना है, और आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक चीज कंपलसरी करना है। आपको यहाँ पे एनडीटी भी हो गया। सबसे पहले आपका टेस्ट पीस लिया, टेस्ट पीस लेने के बाद आपने उसमें वेल्डिंग मारा, वो रन बाय रन वेल्डिंग इंस्पेक्टर ने नोट किया, फिर उसने विजुअल एग्जामिनेशन किया, विजुअली चेक किया, पीस ओके हो गया, फिर एमटी और पीटी दोनों में से एक चीज किया, फिर आरटी और यूटी दोनों में से एक चीज किया, वो भी पास हो गया। चलो इतना सब में पास हो गया। अगर विजुअल में पास नहीं हुआ तब भी फेल हो गया पूरा टेस्ट पीस। वापस आपको दूसरा टेस्ट पीस लेना पड़ेगा, दूसरा क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, दूसरा प्री डब्ल्यूपीएस बनाना पड़ेगा, वो सब चीज प्रोसीजर है। पीटी और एमटी दोनों में से कोई एक चीज फेल हुआ तब भी आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक चीज फेल हुआ तब भी आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है। आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट कूपन इज डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अभी क्या होगा, इतना सब चीज कर लिया, विजुअल करने के बाद एमटी और पीटी कर लिया, दोनों में से कोई एक, आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक कर लिया, फिर आपको डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में जाना है। डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में कौन है, टेंसाइल, बेंड एंड मैक्रो, दिस इज द कंपलसरी। ये तीनों तो आपको कंपलसरी करना ही है। टेंसाइल टेस्ट करना है आपका टेस्ट पीस का, बेंड टेस्ट करना है और मैक्रो एग्जामिनेशन करना है। वो तीनों तो कंपलसरी करना ही है। तीनों में से भी फेल होता है, कोई एक में भी फेल होता है, तब भी आपका टेस्ट भी फेल हो गया, आपको वापस प्री डब्ल्यूपीएस बनाना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों पास होते हैं। तो अगर हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे कोई कोड है, कोई स्टैंडर्ड है, आपको अलग से कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हार्डनेस का अलग रिक्वायरमेंट है, इंपैक्ट प्रॉपर्टी का अलग रिक्वायरमेंट है, कोरोजन रेजिस्टेंस का अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको अगर करना है, क्लाइंट बोलता है, कोड बोलता है, एप्लीकेशन स्टैंडर्ड बोलता है, आपका स्पेसिफिकेशन बोलता है, आपका क्लाइंट बोलता है, तब भी वो भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये तीन तो कंपलसरी करना ही है। टेंसाइल, बेंड एंड मैक्रो टेस्ट, ये तीनों तो आपको टेस्ट पीस में डब्ल्यूपीएस बनाते हैं उस टाइम पे करना ही है। लेकिन एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट अगर आपके स्पेसिफिकेशन में है, तो हार्डनेस, इंपैक्ट, कोरोजन, वो भी अगर करना है तो आप कर सकते हैं और करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चलो ये सब चीज भी पास हो गया, टेंसाइल पास हो गया, बेंड टेस्ट पास हो गया, उसके बाद आपका मैक्रो पास हो गया, और इंपैक्ट का अलग से रिक्वायरमेंट था तो वो भी पास हो गया, अगर अलग से हार्डनेस का रिक्वायरमेंट था वो भी पास हो गया। चलो, लेकिन वो पास होने के बाद क्या करना है, हमारा जो डब्ल्यूपीएस जो बनाया था हमने, डब्ल्यूपीक्यूआर, वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय द वेल्डिंग इंजीनियर गिवन डिटेल। अभी हमारा डब्ल्यूपीक्यूआर बनेगा। डब्ल्यूपीक्यूआर में हमको ये सब चीज ऐड करना पड़ेगा एज रन कंडीशन। हमने पूरा क्या क्या लाइन बाय लाइन चेक किया था, वो कि कितना करंट लिया, वोल्टेज कितना लिया, कौन सा डाई इलेक्ट्रोड यूज किया, वो रिजल्ट ऑफ एनडीटी। एनडीटी में विजुअल, पीटी और एमटी दोनों में से कोई एक, आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक, ये सब चीज का रिजल्ट लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट जो भी है। फिर डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में, डिस्ट्रक्टिव में टेंसाइल, बेंड और मैक्रो, ये तीनों तो कंपलसरी है। अगर क्लाइंट का अलग से रिक्वायरमेंट है, हार्डनेस, इंपैक्ट, कोरोजन का, तो वो भी आपको लिखना है। उसके बाद वेल्डिंग कंडीशन अलाउड फॉर द प्रोडक्शन वेल्डिंग। फिर आपका वो जो बना, वो पूरा हमने डेटा डाल दिया, उसी को बोलते हैं डब्ल्यूपीक्यूआर, मतलब डब्ल्यूपीएस। आपका डब्ल्यूपीएस सब तैयार हो गया। और इफ, यहाँ पे और एक कंडीशन है, इफ अ थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर इज इन्वॉल्व, ही विल बी रिक्वेस्टेड टू साइन द डब्ल्यूपीक्यूआर इन ट्रू रिकॉर्ड इज टेस्ट। आपको थर्ड पार्टी जिसने भी विटनेस किया, नॉट ओनली थर्ड पार्टी, क्लाइंट ने विटनेस किया तो उसका भी आपको साइन लेना है, थर्ड पार्टी ने विटनेस किया तो उसका भी साइन लेना है। मुझे कुछ कोई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भाई आपको थर्ड पार्टी का साइन लेना कंपलसरी है, तो देखो भाई, यूरोपियन स्टैंडर्ड में कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड में अगर एंड यूजर ने थर्ड पार्टी को हायर किया है, उसके जो आईटीपी है, उसका स्पेसिफिकेशन में उसने विटनेस लिखा है, तब आपको कंपलसरी उसमें साइन लेना ही पड़ेगा, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और एंड यूजर अगर वहां आपका आईटीपी है, उसमें लिखा है विटनेस, तो आपको एंड यूजर का भी आपको जनरली साइन लेना पड़ेगा, विटनेस करवाना पड़ेगा। लेकिन रिव्यू लिखा है तो सबका साइन लेना ही कर पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज आपको एज पर आपका आईटीपी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा ओरिजिनल टॉपिक पे चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे थे, ठीक है। अभी हमने डब्ल्यूपीएस बना दिया, डब्ल्यूपीक्यूआर बना दिया, रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यूपीक्यूआर। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने डब्ल्यूपीक्यूआर बना दिया कि हाँ, वो सब चीज ऐड कर दिया कि हमने एनडीटी के ऐड किया, एनडीटी के बाद डीटी ऐड किया, विजुअल एग्जामिनेशन ऐड किया, रन बाय रन कंडीशन जो है वो सब ऐड किया, वो सब बना हमारा डब्ल्यूपीक्यूआर। सबसे पहले हमने क्या किया, प्री डब्ल्यूपीएस बनाया,
प्री डब्ल्यूपीएस। प्री डब्ल्यूपीएस के हिसाब से हमने पूरा डिजाइन बनाया कि ग्रू बनाया, उसमें वेल्डिंग मरवाया, उसमें विजुअल एग्जामिनेशन करवाया, एमटी और आरटी दोनों में, एमटी और पीटी दोनों में से कोई एक करवाया, और आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक करवाया। उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टिव में गया, डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में टेंसाइल, बैंड और मैक्रो करवाया, और अगर क्लाइंट का अलग से रिक्वायरमेंट हो तो आप अलग से कुछ भी हार्डनेस, इंपैक्ट और कोरोजन डाल सकते हैं। वो सब चीज करने के बाद आपने पूरा का पूरा रन बाय रन कंडीशन, विजुअल, ये सब चीज एक पेपर पे लिखा, और वो जो पेपर का फॉर्मेट है वो बन गया WPQR। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, WPQR का आपको WPS में कन्वर्ट करना है। तब आपको ये जो जितना ऐड किया वो प्लस नॉन एसेंशियल वेरिएबल दोनों को मिक्स करके आपको WPS में लिखना पड़ेगा, तब वो बन गया WPS। एक फॉर्मेट है WPS का, भी मैंने आगे पहले बताया था इसके जस्ट पहले कि भाई WPS का फॉर्मेट क्या होता है। वो फॉर्मेट में पूरा सब चीज लाइन बाय लाइन ऐड करना है, सब चीज लिखना है, वो बन गया हमारा WPS। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं यहाँ पे दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये मैं पूरा डिस्कस कर ही लिया दोनों का रिले। लेकिन एसेंशियल वेरिएबल, नॉन एसेंशियल वेरिएबल का मैं बात कर लेता हूँ। एसेंशियल वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जो वेरिएबल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेल्डमेट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट करेगा, तो वो वेरिएबल को बोलते हैं एसेंशियल वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे आपका एक वेल्ड जॉइंट है, उसमें हमारा एक जॉइंट रिपेयर आया, एक पोरोसिटी आया, तो आपका वेल्ड मेटल प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट पड़ा, तो उसी को बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमारा एक जॉइंट है, वो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका 250 है, लेकिन हमने वेल्डिंग ही ऐसा मारा कि वो 230 आया। 250 होना चाहिए लेकिन 230 आया, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ना, तो हमको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिला, तो उसी को बोलते हैं essential variable. Essential variable is the variable the effect of the mechanical property of the weldment, तो उसी को बोलते हैं essential variable. And if the change beyond the limit specified by the standard with required WPS for requalify, अगर ये चेंज हो जाता है, आपको 250 चाहिए लेकिन 230 आ गया, तब आपको रिक्वालिफाई करना पड़ेगा पूरा WPS को, वो नहीं चलेगा, आपको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो होना ही चाहिए। नॉन एसेंशियल वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल, a variable that must be specified on WPS। देखो मस्ट यहाँ वर्ड है, मैं अभी तक मैं WPQR में मैं बोला कि वहां पे लिखने का जरूरत नहीं है, आपको PQR में लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो PQR की जगह WPQR लिखा। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में हम PQR ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड में WPQR है। ठीक है, और प्री WPS है, यहाँ पे हम वहां पे स्टैंडर्ड WPS बोलते हैं अमेरिकन सोसाइटी के ASME में, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड में थोड़ा अलग है, नाम अलग है, बाकी सब मोस्टली सेम है। ठीक है, आपको एसेंशियल वेरिएबल कंपलसरी आपको डालना ही पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको अगर एसेंशियल वेरिएबल नहीं डालेंगे तब भी प्रॉब्लम है आपको। WPS में यहाँ पे लिखा है, देखिए, वेरिएबल दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन WPS में आपको नॉन एसेंशियल वेरिएबल डालना ही पड़ेगा, बट does not have a significant effect in mechanical property of well made can be changed without need to requalify। एग्जांपल के तौर पे एक वेल्डर है, ठीक है, वो ग्रू है, ग्रू जे जॉइंट है, लेकिन जे की जगह आपका ड्राइंग में जे जॉइंट दिया है और आपका WPS में यू जॉइंट है, तो वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। मटेरियल डिजाइन, जॉइंट डिजाइन और नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, तब आपको WPS को जस्ट रिक्वालिफाई करना पड़ेगा, सॉरी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, आपको रिक्वालिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है, लेकिन एसेंशियल वेरिएबल में कोई भी चेंज होता है तब आपको WPS को रिक्वालिफाई करना कंपलसरी बन जाता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। It is because of the essential variable have a significant effect of the mechanical property of the control variable govern qualifying range of the determine that can be written in WPS। यहाँ पे मैं आपको ज्यादा बोला वही सब चीज है, यहाँ पे ज्यादा कोई नया नहीं है। ठीक है, ओके, अभी आपको WPS क्वालिफाई नहीं होता है, एग्जांपल के तौर पे प्री WPQR में कुछ चीज फेल हो गया,
ठीक है, WPQR में कुछ चीज फेल हो गया, इम्पैक्ट प्रॉपर्टी आपको चाहिए था लेकिन आपका फेल हो गया, आपने चेक किया तो बराबर आपको नहीं मिला, मतलब आपका हीट इनपुट कुछ कांड हो गया होगा वेल्डिंग मारने में, या आपका ग्रूव डिजाइन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होगा, या फिर आपको जनरली इलेक्ट्रोड गलत सिलेक्शन किया होगा, कुछ भी रीजन की वजह से आपका WPQR फेल हो गया, तब आपको रीक्वालिफाई करना पड़ेगा, दूसरा एक WPQR लेना पड़ेगा, दूसरा PWPS बनाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको वापस WPQR बना के फिर आपको WPS में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज में रिपेयर आया, एग्जांपल के तौर पे स्टार्टिंग में ही अब एक रिपेयर आ गया, ठीक है, वो वेल्डिंग जॉइंट मारा, WPQR जब बना रहा है उसी टाइम पे एक रिपेयर आ गया, तो आपको वो जो इफेक्टेड है उसको रिमूव करके फिर वेल्डिंग मारेंगे, और फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी अगर आपका अचीव होता है तब वो WPQR है वो WPS में कन्वर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि एक जॉइंट है, जॉइंट में एक रिपेयर आ गया, ठीक है, आप जब WPQR बना रहे थे उसी टाइम पे एक जॉइंट बनाया, जॉइंट में एक रिपेयर आया, रिपेयर आपको अटेंड करने के लिए वो जो रिपेयर जो आया उसको रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद आपने रिपेयर अटेंड किया, फिर वेल्डिंग मारा, फिर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी करवाया, इंपैक्ट, टफनेस, टेंसाइल जो भी है, बैंड वगैरह सब करवाया, पहले जैसा ही हमने पूरा फॉलो किया और हमारा प्रॉपर्टी मिल गया हमको, तब वो WPS में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे उसने क्लियर लिखा, मोस्ट ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस वेरिएबल आर सेम, मोस्टली यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड, मोस्टली सेम एसेंशियल वेरिएबल, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ फर्क है वो नीचे के टेबल में दिया गया है, तो उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। वेल्डर क्वालिफिकेशन, वेल्डर क्वालिफिकेशन इज द मस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि द यूज ऑफ द क्वालिफाइड WPS, वो जो WPS बन गया उसी के हिसाब से आप वेल्डर क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन याद आया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, CSWIP 3.1 जो एग्जाम दे रहे हैं उसको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक हमारा नया ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन ये है, मैं पहले क्वेश्चन हिंदी में समझा देता हूँ, बाद में मैं आपको डिस्कस करता हूँ बाकी की बात। आपका एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन में WPS तो है नहीं, तब आप वेल्डर को तो आपके पास, देखो वेल्डर कब क्वालिफाई होता है, वेल्डर WPS जब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके बाद ही क्वालिफाई होता है, WPS से पहले वेल्डर कभी क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास नया ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हैं, या फिर कोई दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर पुराना ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसको WPS बनाना है, तब हमारे पास वेल्डर तो वैसा क्वालिफाई होगा नहीं, ठीक है। SS का वेल्डिंग मानना है, मेरे पास CS की सब वेल्डर है, तो SS में वेल्डिंग मानना है, निकल बेस एलॉय में वेल्डिंग मानना है, तो हमारे पास नया वेल्डर तो है नहीं। तो कोड आपको एक रिलैक्सेशन देता है कि आप जब नया WPS बना रहे हैं तब आप कोई भी वेल्डर को जो अनक्वालिफाई है उसको ले सकते हैं, अगर वो पूरा पास हो जाता है PQR WPS तो वो वेल्डर भी क्वालिफाई हो जाएगा, आपको ये एक रिलैक्सेशन देता है। तो आपको क्वेश्चन ये है कि कैन वी यूज द अनक्वालिफाइड वेल्डर फॉर न्यू क्वालिफिकेशन ऑफ WPS, ऐसा करके क्वेश्चन है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है नो नो इट्स नॉट, दूसरा ऑप्शन है इट्स डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन है वेल्डिंग इंस्पेक्टर इज वेरी हैप्पी टू यूज हिम, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ अबव। तो यहाँ पे आपको ये आंसर देना चाहिए कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर वेरी हैप्पी होगा कि WPS में आपको वो अनक्वालिफाइड वेल्डर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो सॉरी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर को वो अनक्वालिफाइड वेल्डर ले सकते हैं आप क्वालिफिकेशन करने के लिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, वो अनक्वालिफाइड वेल्डर है, वो WPS मारता है और वो WPS अगर पास हो भी जाता है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वेल्डर क्वालिफाई हो जाएगा, उतना हमारा कोड जो है वो आपको रिलैक्सेशन देता है। आगे बढ़ते हैं, वेल्डर also need to have a skill to consistent the sound weld metal free from decay, वेल्डर के पास पूरा का पूरा स्किल, प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग मारने का स्किल होना चाहिए डिफेक्ट फ्री साउंडनेस वेल्ड मेटल के लिए, ठीक है। The use of the qualified WPS acceptance method control production welding, but there will only successful if the welder is able to understand and work accordance
with them। वेल्डर को WPS के हिसाब से क्वालिफाई करना पड़ेगा और वेल्डर को वो सब चीज WPS पता होना चाहिए। वेल्डिंग स्टैंडर्ड हैव बीन डेवलप्ड टू गिवन द गाइडेंस ऑन व्हाट द पर्टिकुलर टेस्ट वेल्ड आर रिक्वायर्ड in order to show that the welder have a skilled and make a particular type of production in particular weld पर्टिकुलर मटेरियल। आप अगर एसएस का वेल्डिंग मरवा रहे हैं और या निकल बेज अलॉय वेल्डिंग का काम करवा रहे हैं, एल्यूमिनियम का, अगर वेल्डर क्वालिफाई नहीं है और उसको बोलेंगे चल भाई वेल्डर तू यहाँ पे आ जा और एल्यूमिनियम वेल्डिंग मार दे, भले ही तू क्वालिफाई नहीं है, तब क्या प्रॉब्लम होने का चांसेस है? तब प्रॉब्लम ये होने का चांसेस है वो जॉइंट ऑन जॉब पे में भी फटेगा तो प्रॉब्लम होने का चांस है, और ऑन जॉब पे वो जॉइंट में प्रॉब्लम आने का चांसेस है। तब आपको वेल्डर को जनरली क्वालिफाई करना चाहिए, मस्ट है। वेल्डर को क्वालिफाई करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन वेल्डिंग मानना चाहिए। वेल्डिंग स्टैंडर्ड कहां पे दिया है? यूरोपियन EN 287.1 में हमारा स्टील फ्यूजन वेल्डिंग के लिए पार्ट 1 है, वो स्टील के लिए फ्यूजन वेल्डिंग के लिए दिया है। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, आपको ये पूरा मैं हाईलाइट किया वही याद रखना है, नीचे का दोनों का क्वेश्चन नहीं आएगा। 2020 का लास्ट एग्जाम लिया है उसमें ये क्वेश्चन आया है और मोस्टली क्वेश्चन बदलते नहीं है, ठीक है। अगर बदलते भी है तो 3-4 साल के बाद बदलते हैं, तो अभी यहाँ 2020 में जस्ट क्वेश्चन मोस्टली बदल गए हैं, तो जो बदल गए उसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा तो 3-4 साल तक आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अभी मैं 2020 में जून जुलाई में ये सेशन कर रहा हूँ, तो उसके 2-3 साल तक यही क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको याद रखना है कंपलसरी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ वेल्डर एंड फ्यूजन वेल्डिंग जो दिया है पार्ट 2 में, EN ISO 9606.2 पार्ट 2 में एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉय के लिए, ज्यादा यहाँ पे याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। और EN जो 1418 है वो वेल्डिंग पर्सनल के लिए क्वालिफिकेशन किया है। अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड में सेक्शन 9 है, वो प्रेशराइज के लिए है, प्रेशर सिस्टम के लिए है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें D1.1 फॉर स्टील के लिए और D1.2 फॉर एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन प्रोसेस फॉर वेल्डर, वेल्डर को क्वालिफिकेशन कैसे करना चाहिए उसका टेबल नंबर 3 दिया है, वो टेबल नंबर 3 के बारे में हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये टेबल नंबर 3 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेज ऑफ द वेल्डर क्वालिफिकेशन, आपको क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग इंजीनियर राइट द WPS और वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट पीस, आपको वेल्डिंग इंजीनियर है वो WPS के हिसाब से आपको वेल्डर क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में वेल्डर मेक द टेस्ट वेल्ड अकॉर्डेंस विथ WPS, तो वेल्डर को WPS जो है, वेल्डर मेक द टेस्ट वेल्ड अकॉर्डेंस विद WPS में जैसे दिखाया है उसी के हिसाब से वो वेल्डर को टेस्ट पीस बनाना पड़ेगा। उसके बाद वेल्डिंग इंस्पेक्टर मॉनिटर द वेल्डिंग एंश्योर दैट वेल्डिंग इज वर्किंग, वेल्डर इज वर्किंग अकॉर्डेंस विद WPS के हिसाब से जो भी करंट वोल्टेज आयरन और वीविंग और विंड स्पीड जो भी है WPS में जो लिखा है वो फॉलो करके वेल्डर को वेल्डिंग मरवाना पड़ेगा। यहाँ पे एकदम सिंपल है, सबसे पहले WPS बनाना ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। WPS बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, WPS में जैसा दिखाया है वैसा आपको टेस्ट पीस लेना है, टेस्ट पीस लेने के बाद वेल्डर को जो भी पोजीशन में क्वालिफाई करना है वो पोजीशन मरवाना है और वेल्डर को बोलना है तो वेल्डिंग मार, वेल्डर वेल्डिंग मारेगा। और उसमें अगर थर्ड पार्टी या क्लाइंट या कोई भी एग्जामिनर एंड बॉडी है जो भी है एंड यूजर है वो अगर विटनेस करना चाहे तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसने वेल्डिंग मार के फिनिश कर दिया फिर आपको क्या करना है, उसमें विजुअल एग्जामिनेशन करना है, MT और PT दोनों में से कोई एक करना है और RT और UT दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। और सर्टेन मटेरियल कोई है, वेल्डिंग प्रोसेस है, सम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में भी रिक्वायर्ड है, बैंड एंड मैक्रो आपको करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंड टेस्ट भी कोई कोई लोग करवाते हैं, कोई कोई मैक्रो भी करवाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको करवाना पड़ेगा। क्या करना है, WPS के हिसाब से आपको टेस्ट पीस लेना है, टेस्ट पीस में फिर आपको पोजीशन के हिसाब से वेल्डर को वेल्डिंग मरवाना है, जो भी पोजीशन आपको वेल्डिंग चाहिए ऑन जॉब पे वैसा पोजीशन में वेल्डिंग मरवाना है। फिर आपको विजुअल एग्जामिनेशन करवाना है, MT और PT करवाना है, RT और UT दोनों में से कोई एक, MT और PT दोनों में से कोई एक। फिर आपको अगर चाहे आपको कोई डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है तो बैंड या माइक्रो आपको कंपलसरी करवाना है तो करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वेल्डर को क्वालिफाई कर दिया आपने, वेल्डर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रिपेयर द शोइंग द वेल्डिंग कंडीशन, यूज द टेस्ट पीस ऑन द रेंज क्वालिफिकेशन अलाउ बाय द स्टैंडर्ड
ऑफ प्रोडक्शन वेल्डिंग। इफ द थर्ड पार्टी उसमें अगर इन्वॉल्व होना चाहता है, अगर विटनेस करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज भी हमारा हो गया, वेल्डर भी क्वालिफाई हमारा हो गया। वेल्डर क्वालिफाई करने में एकदम सिंपल बात है, कोई ज्यादा मच मोड़ नहीं है। वेल्डर क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले WPS के हिसाब से आपको टेस्ट पीस प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर वेल्डर को बोलना है वेल्डिंग मारो, फिर उसका विजुअल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, रूट का फाइनल कैपिंग और फाइनल कैपिंग हॉट पाथ जो भी है सबका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, और वो इंस्पेक्शन करने के बाद विजुअल एग्जामिनेशन फाइनल करना है। MT और PT दोनों में से कोई एक, RT और UT दोनों में से कोई एक चीज करके फिर आपको अगर डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करवाना है तब आप वो करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोड में ऐसा क्लियर लिखा है। ठीक है, फिर वो वेल्डर को क्वालिफाई हो गया, उसको सर्टिफिकेट बना लेना है। वेल्डर क्वालिफिकेशन प्रोडक्शन प्रोडक्ट वेल्डिंग अलाउ, वेल्डर क्वालिफिकेशन होने के बाद वो वेल्डर को आप प्रोडक्शन मानने के लिए अलाउ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एसेंशियल वेरिएबल जो है वो टेबल नंबर 4 में दिया है, वो वेरीफाई होना चाहिए। वेल्डर का भी कुछ एसेंशियल वेरिएबल है, WPS का भी कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट्री वेरिएबल है, वो सब चीज सेक्शन 9 में हमने डिस्कस पूरा डेप्थ में किया था, अब वहां पे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखाया है पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ वेल्डिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कितना तक, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड 2 साल तक बोलता है, 2 साल तक आपका वेल्डर जब से वो क्वालिफाई हुआ है तभी से 2 साल तक उसको क्वालिफिकेशन आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वैलिडिटी उसका 2 साल का है। लेकिन आपको कंडीशन ये है कि वो वेल्डर है, वेल्डिंग एंड वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कैन कंफर्म द वर्किंग विद इन द इनिशियल रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन। आपको जो रेंज में क्वालिफाई हुआ है वही रेंज में वो 2 साल तक क्वालिफाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, कभी वेल्डर गल्फ कंट्रीज में ऐसा बहुत सारा चीज होता है कि भाई वेल्डर गांव में चला जाता है, अपनी कंट्री इंडिया में या पाकिस्तान या फिर श्रीलंका या फिलीपीनी में वापस चला जाता है, फिलीपींस में चला जाता है, तब वो बीच में गैप पड़ जाता है, तो कितना गैप चलेगा, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे 6 मंथ का गैप तक चलेगा। लेकिन अगर 6 मंथ के बाद वो वेल्डर घर पे आता है या कोई रीजन की वजह से उसका फ्रैक्चर मतलब एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से वो थोड़ा टाइम रेस्ट लेता है, तो मिनिमम 6 मंथ का वो इसमें टाइम पीरियड है। 2 साल तक आपने क्वालिफाई तो कर दिया लेकिन 6 मंथ तक उसने वेल्डिंग नहीं मारा, तब उसको रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर 6 मंथ के अंदर भी वो फिर स्ट्रक्चर ही मारता रहा तब भी नहीं चलेगा, उसको मिनिमम जो PT MT RT जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो विथ इन रेंज टाइम पे दिखाना पड़ेगा, अगर रेंज नहीं दिखाया तो नहीं चलेगा। प्रोलॉन्गेशन, प्रोलॉन्गेशन ऑफ वेल्डर क्वालिफिकेशन में क्या होता है, वेल्डर को कब एक्सटेंड करना है, वेल्डर को मैं अभी बोला फिलीपीनी वेल्डर अगर चला गया इंडिया फिलीपीनी में और 6 मंथ के बाद आता है तब उसके ऊपर क्या करना चाहिए, या 6 मंथ से पहले आ जाता है तो क्या करना चाहिए, उसको 2 ईयर तक तो क्वालिफाई कर ही देना है। ठीक है, यहाँ पे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ले, लेकिन वो 2 ईयर का भी कुछ कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है उसके बारे में, द वेल्डर क्वालिफाई सर्टिफिकेट कैन बी प्रोलोंगेट एवरी 2 ईयर by the examiner या examiner body but before the prolongation allow the certain condition need to be satisfied। नीचे का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना है। पहला कंडीशन है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, भले ही वो 5 मंथ के अंदर रिटर्न आ गया है लेकिन उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है आपके पास RT MT UT जो भी है वो कि भाई हाँ लास्ट में उसका, कभी कभी क्या होता है भले ही फिलीपींस वेल्डर या इंडियन वेल्डर है वो गल्फ कंट्रीज में रिटर्न आ जाता है, फिर हम देखते हैं कि अरे यार उसका रिकॉर्ड ही खो गया है, तब वो गलत बात है, तब आपको रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है सपोर्ट एविडेंस मस्ट रिलेटेड टू द वॉल्यूमेट्रिक एग्जामिनेशन ऑफ द वेल्डर प्रोडक्शन वेल्ड RT और UT और 2 वेल्ड मेड ड्यूरिंग द 6 मंथ ऑफ द पीरियड ऑफ द प्रोलॉन्गेशन डेट। मतलब आप जब प्रोलॉन्गेट कर रहे उसको एक्सटेंड कर रहे तो वो विथ इन 6 मंथ के अंदर उसने 2 टेस्ट पीस मारा होना चाहिए और वो 2 टेस्ट पीस का RT और UT दोनों में से कोई एक क्लियर होना चाहिए।
आरटी और यूटी एनडीटी दो में से कोई एक, ठीक है। लेकिन दो टेस्ट पीस में दोनों में अगर आरटी किया है तो दोनों आरटी आपका पास होना चाहिए, दोनों यूटी किया है तो दोनों यूटी पास होना चाहिए। तो ये एक दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड खोए हुए नहीं होने चाहिए। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि रिकॉर्ड खो गया, हमको पता नहीं है, मेरा फ्रेंड है तुमको क्वालिफाई कर देता हूँ, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। मैंने देखा है लास्ट में वो क्वालिफाई था, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास रिकॉर्ड कंपलसरी, एविडेंस कंपलसरी होना चाहिए। दूसरा आपका कंडीशन है, वो भले ही 6 मंथ से पहले आ गया है लेकिन उसका लास्ट 6 मंथ के अंदर, एग्जांपल के तौर पे 2019 में दिसंबर में वो गया था, आया रिटर्न, और 6 मंथ से पहले मतलब नवंबर या सितंबर में भी उसका कोई भी 6 मंथ के अंदर उसका अगर कोई भी रेंज क्वालिफाई है, 2 टेस्ट पीस आरटी और यूटी किया हुआ है और वो पास है, तभी वो 2 ईयर तक वो क्वालिफाई हो सकता है, वरना उसको री क्वालिफाई करना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन क्या है, जो भी सपोर्टिंग एविडेंस मस्ट सेटिस्फाई द एक्सेप्टेंस लेवल for imperfections specified by the European welding standard and have made under the same condition as the original test weld। देखो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, वो रिटर्न आया, मैंने उसको क्वालिफाई किया है, कार्बन स्टील में क्वालिफाई है, ठीक है, अभी तुम्हारा 2 ईयर हो गया, तुमने बहुत अच्छा वेल्डिंग मारा, तुमको निकल बेस में क्वालिफाई कर देता हूँ, वो सब चीज़ नहीं चलेगा। जो कंडीशन में वो क्वालिफाई है, अगर कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील में क्वालिफाई है तो उसी में वो क्वालिफाई होगा। वो फिर निकल अलॉय, बेज अलॉय में या फिर कॉपर में या एल्यूमिनियम में वो क्वालिफाई नहीं होगा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल टेस्ट जिसमें मारा था उसमें एसेंशियल वेरिएबल जो है वही वेरिएबल में ही वो क्वालिफाई होगा, दूसरा कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो पूरा डेप्थ में डिस्कस किया है, और ये जो डिस्कस किया पूरा यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो लोग सीसीफ 3.1 एग्जाम दे रहे हैं उसी के वजह से मैंने ये सेशन किया है। वैसे तो सीसीफ के हम बहुत सारे सेशन कर चुके हैं लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, यूट्यूब में नहीं डाले थे, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम लोग ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2020 में जून जुलाई में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप उसकी